नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस PMA पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको वयस्कावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के दौरान पोषण संबंधी बातों से अवगत कराएंगे। सबसे पहले देखते हैं परिचय। वयस्कावस्था किशोरावस्था के पश्चात प्रारंभ होती है। इस अवस्था का समय बहुत लंबा होता है। वयस्कावस्था को व्यवहारिक जीवन की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में पारिवारिक जीवन या गृहस्थ जीवन की गतिविधियां होती हैं, जिसमें कल्पनाएं नहीं रह जाती वरन वास्तविक जीवन की अन्य क्रियाएं होती हैं, तथा इसे एक जिम्मेदारी की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में जीवन की समृद्धि हेतु कुछ साहसिक निर्णय भी लिए जाते हैं। इस अवस्था में उनकी बहुत सी प्रतिभाएं उभर कर सामने आती है तथा उन्हें विभिन्न प्रकार के संघर्ष व समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा बहुत सारे उत्तरदायित्वों का निर्वाह भी करना पड़ता है। मानव का सबसे अधिक विकास इसी अवस्था में होता है। वयस्कावस्था को परिपक्वता एवं प्रौढ़ावस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से वयस्कावस्था के बारे में आपने देखा कि ये जो अवस्था होती है वयस्कावस्था तथा प्रौढ़ावस्था, ये बहुत ही लंबी अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में जो बालक व बालिका होते हैं पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं तथा सही गलत का फैसला लेने के लिए सक्षम हो जाते हैं तथा उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती है तथा इसमें बहुत सारे जीवन का अनुभव भी होता है। इस तरीके से यह जो अवस्था होती है जीवन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अवस्था होती है। इस तरीके से हम देखते हैं वयस्क शब्द का अर्थ ही होता है कि पूर्ण आकार एवं शक्ति या परिपक्व हो जाना। इसलिए ऐसे व्यक्ति को कहते हैं वयस्क कहा जाता है, जिनकी वृद्धि पूरी हो गई हो तथा वे पूर्ण विकसित व्यक्ति के रूप में समाज में अपनी स्थिति ग्रहण करने के लिए तैयार हों। ऐसे व्यक्ति क्या कहे जाते हैं? वयस्क कहे जाते हैं। इस तरीके से आगे हम देखते हैं वयस्कावस्था तथा प्रौढ़ावस्था का वर्गीकरण। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, क्योंकि ये अवस्था जो होती है बहुत ही लॉन्ग टर्म तथा लंबी समय के लिए होती है, तो इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। जो सबसे पहली अवस्था होती है प्रारंभिक वयस्कता। यह जो होती है 18-20 से शुरू होकर के 25 वर्ष तक रहती है। वास्तव में यह युवा काल होती है। यह वह अवस्था होती है जिसमें युवाओं की प्राथमिकताएं स्वयं का जीवन, नौकरी एवं परिवार के मध्य सामंजस्य स्थापित करना होता है। ये नवयुवक समाज में अधिक स्वतंत्रता एवं उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका के लिए स्वयं को तैयार करने के प्रयास में रहते हैं तथा सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। इस तरीके से यह प्रारंभिक अवस्था होती है, जो कि युवा काल की अवस्था होती है। इसमें ये विभिन्न सारी जिम्मेदारियां होती हैं। उसके बाद देखते हैं मध्य वयस्कता, जो बीच की होती है। यह 25 वर्ष से 45 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था को योग्यता, परिपक्वता, उत्तरदायित्व भाव एवं स्थायित्व से लक्षित किया जाता है। यह वह समय होता है जब व्यक्ति कार्य क्षेत्र में मिली असफलताओं या सफलताओं, परिवार एवं सामाजिक जीवन से मिलने वाली संतुष्ट का आनंद उठाना चाहता है। मतलब इस अवस्था में जो भी उसने हासिल किया है उसका आनंद लेना चाहता है। व्यक्ति अपने बच्चों की सफलता की इच्छा रखते हैं। पूरा ध्यान स्वास्थ्य, बच्चों के भविष्य, वृद्ध होते माता पिता, खाली समय के सदुपयोग और अपनी वृद्धावस्था के लिए योजनाओं के निर्माण पर केंद्रित हो जाता है। उसके बाद तीसरा देखते हैं उत्तर वयस्कता। यह 45 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक तथा मृत्यु तक भी हो सकती है। अधिकांश व्यक्ति इस आयु तक अपनी नौकरियों से औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। मतलब जो नौकरियां करते रहते हैं वह सेवानिवृत्त नौकरी को छोड़ चुके होते हैं तथा पेंशन की स्थिति में आ जाते हैं। उनमें अपने शारीरिक व मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता तथा कभी कभी चिंता विकसित भी होने लगती है। आगे हम देखते हैं क्रियाशीलता के अनुसार प्रौढ़ों का वर्गीकरण। कम क्रियाशील व्यक्ति, मध्यम क्रियाशील व्यक्ति, अत्यधिक क्रियाशील व्यक्ति। एक ही अवस्था के 3 क्रियाशील व्यक्ति के होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कम मेहनत का काम करते हैं, कुछ लोग मीडियम में करते हैं। जो कम मेहनत का काम करते हैं वो केवल मानसिक रूप से करते हैं, और जो मीडियम वाला कार्य करते हैं, मध्य व शारीरिक और मानसिक थोड़ा थोड़ा दोनों करते हैं, और जो अत्यधिक क्रियाशील व्यक्ति होते हैं वो केवल शारीरिक कार्य ही करते हैं। इस तरीके से पहला देखते हैं कम क्रियाशील व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जिन्हें मानसिक कार्य ही करने पड़ते हैं तथा कम क्रियाशील व्यक्तियों को हल्का फुल्का काम करना भी पसंद होता है। जैसे इनको केवल बैठे बैठे कार्य करना, जैसे किसी दुकान पर गद्दी पर बैठकर दुकानदार, ऑफिसर, क्लर्क आदि। उसके बाद मध्यम क्रियाशील व्यक्ति में
ऐसे व्यक्ति जिन्हें शारीरिक कार्यों के साथ मानसिक भी कार्य करना पड़ता है, जैसे ओवरसीयर्स, इंजीनियर, ऑफिस जाने के लिए पैदल या साइकिल का प्रयोग करने वाला व्यक्ति, बागवानी, घर के लिए खरीदारी करने वाला व्यक्ति, प्रतिदिन टहलना, खेलना व व्यायाम करने वाला व्यक्ति आदि इस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद तीसरा देखते हैं अत्यधिक क्रियाशील। यह वह व्यक्ति होते हैं जो शारीरिक रूप से बहुत ही ज़्यादा मेहनत का कार्य करते हैं। जो व्यक्ति अत्यधिक परिश्रम करते हैं उन्हें इस श्रेणी में रखा जाता है, जैसे मजदूर, कुली, रिक्शा चालक, किसान, कारखानों में कार्य करने वाले कारीगर, लुहार, बढ़ई, राज मजदूर आदि इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद इसमें कुछ महिलाएं भी होती हैं, जैसे नौकरानियां, खेतों पर कार्य करने वाली महिलाएं, चक्की पीसने या बोझ ढोने जैसे कार्य करने वाली महिलाएं भी इस वर्ग के अंतर्गत आती हैं। इस तरीके से क्रियाशीलता के आधार पर प्राणों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। उसके बाद देखते हैं प्रौढ़ावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता। स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसलिए होती है क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा वो कम मेहनत का कार्य भी करती हैं। प्रोटीन की आवश्यकता भी पुरुषों की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा उनका शरीर भी छोटा होता है। हालांकि उनमें लौह तत्व की पुरुषों की अपेक्षा अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि महिलाओं के शरीर से प्रतिमाह लौह तत्व की हानि भी हो जाती है, जिसकी पूर्ति की जानी भी आवश्यक होती है। कैलोरी व थायमिन का संबंध होने का कारण स्त्रियों को कैलोरी की कम आवश्यकता के कारण थायमिन भी कुछ मात्रा में आवश्यक होता है। उसके बाद देखते हैं वयस्कावस्था में अनुशंसित आहार भत्ता। वयस्कावस्था में जो आहार की आवश्यकता है उसको आरडीए के माध्यम से समझाया गया है। आइए आरडीए देखते हैं। इसमें देखते हैं प्रौढ़ पुरुष की क्रियाशीलता के अनुसार पौष्टिक तत्वों की प्रतिदिन की आवश्यकता। उनको क्रियाशीलता के आधार पर बांटा गया है कि पहले देखते हैं प्रोटीन, अधिक क्रियाशील 54, ये ग्राम में होता है। मध्यम 54, उसके बाद कम क्रियाशील 54, इसमें तीनों में 54 ही आवश्यकता होती है। उसके बाद कैल्शियम, इसमें 1000, इसमें भी कैल्शियम की मात्रा ही सेम ही है। उसके बाद लवण भी तीनों में 19 mg ही ज़रूरत होती है। उसके बाद विटामिन ए देखते हैं, विटामिन ए भी तीनों में ही सेम है। उसके बाद थायमिन की आवश्यकता देखते हैं, इसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। अधिक क्रियाशीलता में आप देखेंगे 2.3, मध्यम में 1.8, उसके बाद कम में 1.4। राइबोफ्लेविन ये B1 है, राइबोफ्लेविन B2 है। इसमें भी हम अंतर आपको देखने को मिलेगा। इसमें अधिक में है 3.2, मध्यम में 2.5, कम में 2.0 मतलब 2। उसके बाद नाइसिन जो B3 होता है, इसमें 23, उसके बाद मध्यम में 18, उसके बाद कम क्रियाशील में 14 होता है। विटामिन B12 जिसको साइकोबाल्मिन कहा जाता है, इसमें भी अंतर कोई नहीं है। इसमें भी सभी में एक ही जैसा है 2.5। उसके बाद जो विटामिन सी है, इसमें भी तीनों में सेम ही आवश्यकता होती है। विटामिन डी, इसमें भी तीनों में सेम ही आवश्यकता होती है। इस तरीके से ये जो आरडीए चार्ट के हिसाब से आपको अधिक क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील तथा कम क्रियाशील व्यक्तियों को जो है आहार की पोषक तत्वों की आवश्यकता समझाई गई। उसके बाद आगे का देखते हैं वयस्कावस्था में आहार नियोजन में ध्यान देने योग्य बातें। इनके आहार नियोजन करने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे वयस्कों का आहार नियोजन उनकी दैनिक पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति के हिसाब से ही होना चाहिए। उसके बाद वयस्कों की पौष्टिक आवश्यकताएं उनके लिंग तथा क्रियाशीलता आदि से प्रभावित होती है, क्योंकि जो महिला होती हैं उनको पुरुष की अपेक्षा कम आवश्यकता होती है। और क्रियाशीलता के हिसाब से मैंने आपको बताया 3 क्रियाशील या 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। अतः वयस्कों का आहार नियोजन करते समय आयु, जलवायु, लिंग एवं श्रम की विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगला है आहार नियोजन में विभिन्न भोज्य समूहों में से विविध भोज्य पदार्थों का सेवन पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। अगला है मौसमी फलों एवं सब्जियों का उपयोग प्रत्येक आय वर्ग के वयस्कों को करना चाहिए। अपनी आय के अनुरूप से सस्ते एवं महंगे मौसमी फल खरीदकर जरूर खाना चाहिए। जैसे जिस हिसाब से हमारी आय होती है उसी हिसाब से हम फल का सेवन कर सकते हैं। मौसमी फल जो उस मौसम में फल पाए जाने वाले हों। उसके बाद अगला है वयस्कों के भोजन में ताज़े हरे मटर के छिलके, मूली के पत्ते, तरोई, केले व आम के छिलकों की सब्जी आदि पौष्टिक खाद्य पदार्थों को सम्मिलित जरूर करना चाहिए।
उसके बाद आगे देखते हैं, इसमें क्रियाशीलता के हिसाब से दिया गया है, जैसे निम्न आय वर्ग क्रियाशीलता नहीं, आय वर्ग के हिसाब से दिया गया है कि कौन से आय वर्ग के कौन से लोग होते हैं। जैसे कुछ लोग मध्यम वर्ग के होते हैं, कुछ उच्च आय वर्ग के होते हैं, कुछ निम्न आय वर्ग के होते हैं। निम्न आय वर्गों के लिए देखते हैं, जैसे सूखा राशन जैसे अनाज, दालें, तिलहन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राशन की दुकान से खरीद सकते हैं। इस वर्ग के लिए छाछ प्रोटीन का सस्ता व पौष्टिक तत्व होता है। छाछ मतलब होता है मट्ठा। ये लोग अंकुरीकरण एवं खमीरीकरण के द्वारा भोजन में विविधता व पौष्टिकता ला सकते हैं। उसके बाद देखते हैं मध्यम आय वर्ग के लोग। इसमें देखते हैं, जैसे अनाज, दालें, तिलहन की खरीदारी थोक में कर सकते हैं। इस वर्ग के वयस्कों को भोज्य पदार्थों की किस्म तथा दामों को 2-3 दुकानों से मोल भाव करके ही खरीदना चाहिए, क्योंकि 2-3 दुकानों में पैसे में अंतर आ जाता है। इस वर्ग के वयस्क भी अपने भोजन के लिए प्रोटीन के लिए दूध, अंडे तथा दालों का उपयुक्त मात्रा में कर सकते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं उच्च आय वर्ग। उच्च आय वर्ग जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा रईस होते हैं तथा इनको पैसे के लिए सोचना ही नहीं होता है। ये अपने भोजन में कोई भी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। जैसे भोजन में महंगे प्रोटीन व खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही, मछली, अंडा, पनीर, खोआ आदि को शामिल कर सकते हैं। इस वर्ग के वयस्कों के आहार में वसा एवं शर्करा की मात्रा अधिक होती है, अतः इन्हें अधिक तले भुने भोजन के स्थान पर अधिक मात्रा में सब्जियों व चिकनाई युक्त भोज्य पदार्थों जैसे पूड़ी, पराठे, पकौड़े आदि का सेवन करना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कम मूल्य में उचित पोषण वाले भोज्य पदार्थों के लिए सुझाव ये दिया जा रहा है कि कम मूल्य में ही कैसे हम ज़्यादा पोषक तत्वों वाली चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भोजन में ज्वार, बाजरा, रागी आदि को शामिल करना चाहिए। ये अन्य अनाजों से सस्ते होते हैं, साथ ही आवश्यक पोषक तत्व भी शामिल होते हैं। अगला है उन अनाजों को जिनका मूल्य दूसरे भोज्य पदार्थों से कम होता है अधिक मात्रा में लेना चाहिए। उसके बाद रोटी बड़ी तथा मोटी बनानी चाहिए ताकि अनाज अधिक मात्रा में शरीर में जा सके। कम मूल्य वाली हरी पत्तेदार सब्जियां ही खरीदनी चाहिए, जैसे पालक, चौलाई, मेथी, मीठा नीम आदि। अगला भोजन निर्माण में खमीरीकरण, माल्टिंग, अंकुरण आदि विधियों को अपनाना चाहिए। इससे जो होता है पोषक तत्वों में वृद्धि आ जाती है। इससे पोषक तत्व भी मिलते हैं तथा ये महंगे भी कम होते हैं। उसके बाद अगला फूल गोभी, गाजर, चुकंदर, मूली, प्याज आदि के से पोषक तत्व व खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में होते हैं तथा इनका सेवन जरूर करना चाहिए। इस तरीके से हमने इस वीडियो में वयस्क अवस्था से संबंधित सारी चीज़ों को कवर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।